हम करेंगे। सर ये नोट डाउन कर चुके थे, आई थिंक सो। कर चुके थे कंप्लीट? यस सर। आई डोंट थिंक सो, मुझे याद नहीं आ रहा ये चीज, शायद हमने सर सबको ही नहीं के सर। हाँ सुमित, सर सबका नहीं हुआ था। सबका नहीं हुआ था ना, मुझे लगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि ये हुआ नहीं था। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और कुछ नहीं, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले तो जो फीमेल गैमेट है उसका प्रोडक्शन होगा। फीमेल गैमेट क्या होता है आप सभी जानते हो नाउ, ओवम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एग। तो इनका प्रोडक्शन कहाँ होगा, ओवरी के अंदर होता था। टू टेक द एग सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब आपका ओवरी के अंदर एग बना था और ओवरी से एग रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन साइट तक आएगा। फर्टिलाइजेशन साइट क्या होती है आपकी, फैलोपियन ट्यूब, तो वहां तक वो मूव करेगा। Okay, now after fertilization, support the development of embryo and fetus for the complete duration of pregnancy. Fertilization हो गया, fertilization के बाद आपका end result क्या बना था, zygote। आपका zygote था यूनिसेलुलर, अब वो आपका modified हो गया, convert हो गया, that is into आपके embryo में, and embryo से फिर आपका ultimately बन गया, that is आपका fetus। तो ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड था, यानी 9th मंथ, जिसमें आपका जायगोट से लेके कंप्लीट आपका फीटस बन जाता था, दैट इज अ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है आपकी, 9th मंथ होती थी, जिसको हमने टर्म दिया था, दैट इज आपका गैस्टेशन पीरियड। सर गैस्ट्रेशन पीरियड। राइट बेटा, दैट वाज गैस्टेशन पीरियड, राइट, जिसमें 9th मंथ जो पीरियड होता है, जिसमें एक पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो जो होता था वो डेवलप हो जाता है फीटस में, दैट इज गैस्टेशन पीरियड। एंड देन उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ, यानी अब जब बेबी बन चुका है तो उस बेबी को गिव आउट करना, बाहर निकालना, दैट इज आल्सो डन बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The ovary produce egg and female sex hormone, that is estrogen and progesterone, that will help during pregnancy। आपका ओवरी में एग प्रोड्यूस हुआ, फीमेल सेक्स हार्मोन यहाँ पे दो हैं, मेल्स के अंदर केवल एक ही था, दैट वाज टेस्टोस्टेरोन, लेकिन फीमेल में आपके दो आ गए, एक एस्ट्रोजन आ गया और एक प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होगा ये प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा, जबकि एस्ट्रोजन जो था ये प्यूबर्टी में हेल्प करता था, इसकी वजह से प्यूबर्टी आती थी, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे वो अपीयर होते थे। ओवरीज कैसी हैं, ओवल शेप की होती है, सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनीज। आपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में देखा था आपके फिंगर जैसी स्ट्रक्चर्स होती थी, दैट इज फिम्बरी, और वो फिम्बरी आपके जो ओवरी हैं उनको होल्ड करके रखते थे एब्डोमिनल कैविटी के पास। देन इसके बाद आपका मैच्योरिटी में क्या होगा, सिंगल ओवरी से सिंगल एग प्रोड्यूस होता था हर मंथ। ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई कि आपका हर मंथ दो ओवरी है, देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरी, तो हर मंथ एक ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होगा। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली ओवरी से एक मंथ में एग प्रोड्यूस होगा, तो नेक्स्ट मंथ राइट हैंड साइड वाली ओवरी जो है वो एग को प्रोड्यूस करेगी। तो ये अल्टरनेट वे में आपका एग का प्रोडक्शन होता था। फिर यहाँ पे आपने दो टर्म्स और समझने हैं, दैट इज मीनार्क एंड मेनोपॉज। मीनार्क का मतलब बेटा दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आपका जब एग का प्रोडक्शन होता है तो दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, हर मंथ जो रहती है। अब मीनार्क जो होता था, यानी जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई, मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होते थे वो जब स्टार्ट हुआ फर्स्ट मंथ, फर्स्ट टाइम, तो दैट इज मीनार्क। और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो गई फाइनली, तो वो हो गया आपका दैट इज मेनोपॉज। मीनार्क कब होता है, 10 से 12 ईयर की एज में नॉर्मली फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है, स्टार्ट हो जाती है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गई, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होने तो जाएंगे। देन मेनोपॉज में क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी। ये कब होती है, 45 से 50 एज के आसपास आपकी फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, यानी एग का प्रोडक्शन बंद हो गया। तो बच्चों ये वाले टर्म्स क्लियर, व्हाट इज मीनार्क एंड मेनोपॉज? सौम्या, यस सर। वेदांश, सुमित, एवा, क्लियर सभी को बच्चों? यस यस सर। ठीक है बच्चों, ग्रेट। तो यही आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो आपको देखना था, आपको समझना था। इस पूरी साइकिल को मैंने यहाँ पे सिंपल से वे में सर समझा वो दिया। वाले में एक पॉइंट जो छोड़ दिए सर, आप हम लोग को बताए थे सर, वो क्या? लैक्टेशन पीरियड वाले सर। लैक्टेशन पीरियड बेटा, वो बेटा आपका जो लैक्टेशन पीरियड होता है ना, दैट इज नॉट रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। लैक्टेशन पीरियड तो ये है कि जब डिलीवरी हो जाती है,
देन उसके बाद तो वो milk मिल्क glands- प्रोडक्शन वाला था ना, लैक्टेशन हाँ पीरियड। हाँ हाँ, उसमें क्या हुआ कि डिलीवरी हो गई, पैचुरेशन हो गया, यानी डिलीवरी हो चुकी है, बेबी जो है वो बाहर आ चुका है। अब उसके बाद फिर मिल्क ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती हैं एंड दैट इज कॉल्ड द लैक्टेशन पीरियड। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है बेटा, इट इज नॉट रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर वेदांश? यस सर। चलो, तो जो अब तक आपको मैंने बताया वो देखो, एक समरी मैंने यहाँ पे बना रखी है। आपकी ओवरी है फीमेल में, एग का प्रोडक्शन होगा। अगर यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर एग का प्रोडक्शन हो रहा है तो या तो वो एग फर्टिलाइज्ड होगा या फिर वो एग फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो दैट रिजल्ट इनटू मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, एग जो था वो रप्चर हो जाएगा, द एग विल बिकम रप्चर, जिस वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी होती 28 डेज की है, इट इज पूरे मंथ की होती है। यहाँ पे सिर्फ 4 to 5 डेज काउंट नहीं करते मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा, पूरी 28 डेज जो होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा है, अभी आपकी क्लास में ये डिस्कशन नहीं है, ये 12th क्लास का डिस्कशन है, बट यहाँ पे मैंने एक जनरल वे में समझाया है होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले फर्स्ट डे, फेज फर्स्ट स्टार्ट होती है। फर्स्ट डे जो होता है, फेज फर्स्ट का मतलब सिर्फ एक दिन के लिए होती है, इसमें एग का प्रोडक्शन होता है। देन फेज 2 होती है जो लगभग 2 दिन के आसपास चलती है। फिर फेज 3 होती है जो आपके 10 से 14 दिन यानी 10 to 14 डेज चलती है, जैसे आप कहते हैं ओवुलेटरी फेज। जो एग आपका ओवरी के अंदर बना वो अब आपका रिलीज हो गया है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ रहा है। तो फेज थर्ड में क्या होगा, 10 to 14 डेज का ये टाइम पीरियड होता है जिसमें आपका ओवुलेटरी फेज जिसे हम कहते थे, इसमें जो एग है वो रिलीज हो जाता है और वो आपका कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। अब फिर आपकी आती है लास्ट फेज, फोर्थ। ये लास्ट फेज होती है 3 to 4 डेज की। जो एग फैलोपियन ट्यूब के अंदर आया है, अब वहां पे वही कंडीशन, या तो वो फर्टिलाइज्ड होगा या नहीं होगा। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो रप्चर हो गया और उस वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये कितने दिन की हुई, 3 to 4 डेज। और अगर इन एनी केस वो एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो फर्टिलाइज्ड होकर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और जाइगोट जैसी बनेगा तो उस वजह से 9th मंथ तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती फीमेल में, वो स्टॉप हो जाती है क्योंकि जाइगोट बन चुका है। अब उस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा 9th मंथ तक, तो उस ड्यूरेशन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती। इज इट क्लियर बच्चों? एवा, वेदांत, सौम्या, सुमित। यस यस सर। सर। फिर यस से सर। रिपीट करूं? अगर कोई डाउट है बेटा तो फिर से रिपीट करूं? नो सर। नो सर। सौम्या, एवा, आप दोनों का भी ओपिनियन इंपॉर्टेंट है फॉर मी। नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? नो सर। चलो, तो बच्चों ये चीज एक्स्ट्रा थी जो मुझे आपको यहाँ पे समझाई है। लेकिन यहाँ मैंने बता दिया मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो सिर्फ 3 to 4 डेज नहीं होती। जनरली हम लोग सोचते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ओनली 3 to 4 डेज, जब ब्लीडिंग हो रही है दैट इज ओनली, नो, पूरा मंथ होती है। फर्स्ट डे मतलब सिर्फ एग की फॉर्मेशन हो रही है, देन उसके बाद फेज सेकंड हो रहा है, वहां पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आपका फेज थर्ड स्टार्ट होता था वो 10 to 14 डेज का जो होता था, उसमें फिर एग ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और फिर वहां पे या तो फर्टिलाइज्ड होगा या फिर फर्टिलाइज नहीं होगा। फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो 3 to 4 डेज रहती है, एग रप्चर होता है, इसमें पेन होता है बहुत ज्यादा, दैट इज। चलो, तो ये बच्चों आपका डन। राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स नाउ, इनको अब आप लिख लो फटाफट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, जस्ट राइट डाउन दीज पॉइंट्स, that is very important. So now we will talk about menstruation cycle. Menstruation cycle आपने ऊपर अभी देखा 1 मंथ का एक पूरा टाइम पीरियड होता है जिसमें आपका स्टार्टिंग में एग का बनना, फिर वो एग का आपका फैलोपियन ट्यूब में आना और फिर उसका वहां पे रप्चर होना, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो। और अगर फर्टिलाइज हो गया तो स्पर्म के संग फर्टिलाइज होके वो बनाएगा जाइगोट। तो यहाँ सिर्फ हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें, यानी अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या हो रहा है। As we know that one egg is produced every month by one of the ovaries, so uterus also prepares itself for expected pregnancy to receive egg. मतलब हम सभी जानते हैं कि हर मंथ आपका जो ओवरीज है, सिंगल ओवरी से सिंगल एग रिलीज होता है। तो आपका यूट्रस भी हर बार हर मंथ खुद को प्रिपेयर करता है कि इन एनी केस अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वो रेडी रहे पहले से, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जाइगोट जो बनेगा सिर्फ वही फैलोपियन ट्यूब में बनता है, लेकिन जाइगोट से फिर फीटस बनने की जो पूरी प्रोसेस है आपकी,
यानी जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है एक बेबी का वो यूट्रस में होता है। तो जितने भी चेंजेस आते हैं वो यूट्रस के अंदर आते हैं। सो इसलिए यूट्रस अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके रखता है कि इन एनी केस अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो रेडी रहो। ठीक है, बात क्लियर वाली बात बच्चों? सौम्या, सुमित, वेदांश, एवा, यस सर। यस चलो। सर। सर। तो यहाँ पे अब Yes, आपको sir. देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका यूट्रस है और आपका फैलोपियन ट्यूब है। हम अभी फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्योंकि आपका सारा का सारा जो भी काम होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। प्रेगनेंसी नहीं हो रही यहाँ तो कोई प्रेगनेंसी है ही नहीं, तो यूट्रस यहाँ पे नहीं है। फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहले क्या हुआ, जो फैलोपियन ट्यूब की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन, दैट इज लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? मेम्ब्रेन को बोलते हैं लाइनिंग का मतलब, दैट इज मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, या आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड लाइनिंग। तो इसमें क्या होता था, ये कैसी होती है? ये होती है थिक, ठीक है। इसमें काफी सारी वेस्कुलर ब्लड्स, यानी वेस्कुलर है। अब वेस्कुलर का मतलब यहाँ वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, जो प्लांट्स में हमने पढ़े जाइलम फ्लोएम, वो नहीं है। वेस्कुलर का मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ पे काफी सारी वेन्स, ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें ब्लड की सप्लाई हो रही है, काफी सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पर। तो आपकी लाइनिंग जो होती है फैलोपियन ट्यूब की कैसी है? थिक है, वेस्कुलर है और ग्लैंडुलर है, यानी इसमें ग्लैंड्स भी हैं, दे हैव सम ग्लैंड्स आल्सो। तो ये आपकी इनर लाइनिंग की स्ट्रक्चर होगा। अब इस लाइनिंग में क्या होगा, सबसे अंदर वाली, दैट इज ये यूट्रस की बता रहे हैं। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट यूट्रस। यूट्रस की जो आपकी सबसे अंदर की लाइनिंग होती है, सबसे अंदर की मेम्ब्रेन होती है, दैट इज एंडोमेट्रियम। मैंने आपको पहले भी बताई थी, समझाया था, जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि आपका भाई जो यूट्रस होता है, इसकी 3 लेयर होती है, दे हैव अ 3 लेयर। सबसे पहले भारी आउटर लेयर, दैट इज पेरीमेट्रियम। फिर इसके बाद इसकी इनर लेयर आ जाती है, दैट इज मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली लेयर होती थी, दैट इज एंडोमेट्रियम, दैट इज एंडोमेट्रियम। तो ये आपकी लेयर है आपके यूट्रस की। तो यहाँ पे आपकी जो सबसे, यू ऑल नो वेरी वेल, हमने पहले भी डायग्राम में देखा था कि जो भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तो जो भी चेंजेस होंगे वो एंडोमेट्रियम में होंगे। पैरी और मायो में चेंजेस इतने नहीं होते, सबसे ज्यादा चेंजेस एंडोमेट्रियम देखने को मिलते थे। तो दैट इज एंडोमेट्रियम जो होती थी, ये कैसी हो जाती है आपकी? स्पॉन्जी हो जाती है। इसकी शेप जो है वो बदल गई, स्पॉन्जी टाइप की हो गई, ताकि एम्ब्रियो जो है इससे आपका आके अटैच हो सके। ठीक है, ये कब? जब आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, जब आपका फर्टिलाइजेशन हुआ तब ये चीज आपको देखने को मिली। After all these changes, the egg is released from the ovary and this is called ovulation. Now moves to the fallopian tube. अच्छा, ठीक है, let me correct myself. एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। यहाँ पे ये चीज बताई है बेटा आप लोगों को, जो हमने ऊपर लाइन पढ़ी थी कि जब आपका एग रिलीज होता है तो या तो फर्टिलाइज्ड होगा या नहीं होगा। दोनों ही केस में सबसे पहले यूट्रस अपने आप को क्या करेगा? रेडी कर लेगा। इट विल बिकम रेडी, कि अगर इन केस प्रेगनेंसी हो जाए, एग फर्टिलाइज हो जाए, तो वो पहले से ही रेडी रहे। ये चीज हमने पहले ही अभी बताई। यहाँ पे वो चेंजेस क्या आते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। यहाँ ये बता दिया कि भाई आपका जब एग रिलीज होने को होता है तो उससे पहले जो एंडोमेट्रियम होती है आपकी यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर, उसमें चेंजेस हो जाते हैं, वो हो जाती है सॉफ्ट, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और एम्ब्रियो बने इन फ्यूचर, तो एम्ब्रियो उस एंडोमेट्रियम से आसानी से अटैच हो जाए। तो जब एक बार आपका एंडोमेट्रियम जो है सॉफ्ट हो गई, उसके बाद फिर आपका एग जो होता था वो ओवरी से रिलीज हो जाता था। एंड जब एग ओवरी से रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या हो गया? रिलीज ऑफ एग, दैट मींस रिलीज ऑफ एग। कहां से? ओवरी से। और ये एग अब आपका कहाँ आ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? एवा, सौम्या, वेदांत, सुमित, बच्चों पहली बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो जस्ट राइट डाउन दिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने डक्ट सिस्टम देखा था कि वहां आपका स्क्रोटम था, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे जहां स्पर्म्स बने। स्पर्म्स फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के आपके आ जाते थे, दैट इज एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस से पहुंचते थे नेक्स्ट डक्ट में, यानी नेक्स्ट ट्यूब में, दैट इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद फिर आपके पहुंचते थे यूरेथ्रा में। लेकिन वास डिफरेंस और यूरेथ्रा के बीच में आपकी 2 ग्लैंड्स आ जाती थी, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में आपका सीमेन का प्रोडक्शन होता था और वो सेमिनल वेसिकल में आके स्पर्म्स के संग ऐड हो जाता था।
और सीमेन के अंदर आपने फ्रक्टोज देखा था जो स्पम्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे। तो वो डक्ट सिस्टम आपका मेल का था। यहाँ पे भी आपका डक्ट सिस्टम है और ये है फीमेल का। तो यहाँ हम फीमेल की बात कर रहे हैं सबसे पहले। एग प्रोड्यूस्ड बाय एन ओवरीज इज टेकन बाय ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब। आपका ओवरीज के अंदर आप डायग्राम से कंपेयर करना बच्चों, जो आप पीछे डायग्राम देखकर आए थे, जस्ट अंडरस्टैंड, उसको इमेजिन करना। ओवरीज के अंदर एग बने, फिर वहां से आपके ओवरीज में से एग निकले और आपके आ गए ओविडक्ट में, यानी आपके फैलोपियन ट्यूब में आ गए। फैलोपियन ट्यूब में आके फिर ये द माउथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज स्पनन लाइक दैट इज इनफंडिबुलम। याद आया? आपकी शुरुआत में जहां पे ओवरी को होल्ड करते थे फिम्बरी थी, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर। स्टमस और स्पंडिबुलम से पढ़ाए थे कुछ कुछ। राइट बेटा, आपको मैंने बताया था फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स थे। सबसे पहले आपका जो फिंगर जैसी स्ट्रक्चर थी फिम्बरी, फिम्बरी के ऊपर का पार्ट था काफी ब्रॉड पार्ट था, काफी खुला हुआ चौड़ा पार्ट था, दैट वाज इनफंडिबुलम। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आया एम्प्यूला, और सबसे लास्ट पार्ट था आपका इस्थिमस, जहां पे मैंने आपको बताया था कि आपका फर्टिलाइजेशन होता था एक्चुअल में। लेकिन ओवरऑल हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता था। इज इट क्लियर? सुमित, सौम्या, एवा, वेदांश, बच्चों वाला पहला पॉइंट क्लियर Yes, सभी sir. को? यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद आपने देखा नाउ दीज फैलोपियन ट्यूब्स आर यूनाइट फॉर्म अ पियर शेप स्ट्रक्चर। अब ये फैलोपियन ट्यूब्स आगे चल के आपका एक पियर जैसी शेप में चेंज हो जाती है, दैट इज यूट्रस, जिसको आपने बोला वॉर्म कहते हैं इसको हम। यहीं पर आपका फीटस जो होता है वो डेवलप होता था एम्ब्रियो से। Here the growth of embryo and fetus take place. आपका एम्ब्रियो फीटस में चेंज हो रहा है, यहीं पर हो रहा है, सारी डेवलपमेंट यही होगा यूट्रस। यूट्रस इज कनेक्टेड टू अ ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। अब यूट्रस आपका वेजाइनस के थ्रू कनेक्ट होता था और इनके बीच में एक छोटी सी कैनाल होती है, छोटी सी ट्यूब होती थी, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, जिसको मैंने बोला था बर्थ कैनाल। याद आया? यस सर। सोमा, वो सोमा कह रहा हूं, सौम्या, एवा, सुमित, बच्चों आप लोगों को याद आई वाली पॉइंट? Yes, sir. Yes, ये sir. देखो, ठीक है ना, ये Yes, that is, sir. ये जो छोटा सा ट्यूब है दैट इज सर्विक्स। तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने बताई। तो आपका बर्थ कैनाल यानी सर्विक्स के थ्रू आपका यूट्रस और आप वेजाइना जो होती है आपस में कनेक्ट। नाउ in the females the vaginal opening is separated by urethral opening। समझ में आई बात? मेल्स के अंदर मैंने तुम लोगों को बच्चों बताया था कि यूरेथ्रा कॉमन डक्ट है जिससे यूरिन और स्पर्म दोनों पास होते थे, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं था। मैंने उस टाइम भी ये वर्ड यूज किया था कि फीमेल में नहीं होता, मेल्स के अंदर होता है कॉमन पाथवे, लेकिन फीमेल के अंदर अलग अलग है। वेजाइनल ओपनिंग अलग होती है और यूरिथ्रल ओपनिंग अलग है। यूरिथ्रल ओपनिंग दैट इज यूरिन के लिए, वेजाइनल ओपनिंग दैट इज फॉर एग के लिए। तो ये आपके अलग अलग ओपनिंग्स हैं यहाँ पर। इज इट क्लियर नाउ? सभी को क्लियर हो गई बच्चों? Yes, sir. ओके Yes, sir. चलो, तो सबसे पहले ये नीचे जो आपका डायग्राम फ्लो चार्ट दे रखा है, पहले ये फ्लो चार्ट बना लो।